हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के हिस्ट्री का न्यू चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें हम सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आगे भी चैप्टर्स में इम्प्लीमेंट होते हैं और आगे भी चैप्टर समझने में हमें आसानी होती है। इस चैप्टर में कुछ क्लास टेंथ के टॉपिक्स भी यूज़ हो रहे होंगे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम क्लास 10th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में, पर बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली कहानी है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर। पहला टॉपिक है हमारा एज ऑफ सोशल चेंज एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में बोला था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्योंकि पूरे दुनिया में हुई सबसे पहली क्रांतियों में से एक था, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने पूरे वर्ल्ड पर एक इम्पैक्ट डाला। वर्ल्ड पर तो डाला ही, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में। तो फ्रांस भी यूरोप की कंट्रीज था, यानी कि यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर फ्रांस एक कंट्री था। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई तो लोगों ने नए नए आइडियाज़ पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को एक उम्मीद दिखी, लोगों को एक होप दिखी कि जो एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको चेंज करा जा सकता है रेवोल्यूशंस के थ्रू। लोगों को एक होप दिखी। इसके पहले मतलब लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि मतलब लोगों में इतनी पावर है, पीपल्स में इतनी पावर है कि वो सरकारों का तख्ता पलट कर सकें। तो पूरे विश्व में न्यू आइडियाज़ की बात डिस्कस होने लगी। इंडिया में भी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को पड़ा। जो राजा राम मोहन रॉय थे और द्रेजियो थे, इन्होंने इंडिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को डिस्कस करा है कि कैसे लोगों ने अपने एफर्ट से वहाँ के मोनार्क को गद्दी से हटा दिया था, वहाँ की जो राजाशाही थी उसका तख्ता पलट कर दिया था, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया था। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था कि लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक होप देखी कि हम भी मतलब अगर एफर्ट करें तो जो एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हटा सकते हैं। उसी तरीके से जो रशियन रेवोल्यूशन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उसने वर्ल्ड को सोशलिज्म की आइडियोलॉजी दी। उसने बताया कि सोशलिज्म भी एक तरीका हो सकता है सोसाइटी को गवर्न करने का। सोशलिज्म क्या होता है उसको अभी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, एक दो टॉपिक के बाद में। तो फिर इन्हीं बातों से जो पूरी यूरोप की सोसाइटी थी वो कुछ ग्रुप्स में बट गई, हम कह सकते हैं कुछ आइडियोलॉजीज में बट गई। वो क्या क्या ग्रुप्स थे? वो थे लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, डेमोक्रेट्स और रेवोल्यूशनरीज के। तो जो यूरोप की सोसाइटी में पहले बात करते हैं लिबरल्स कौन लोग थे। तो लिबरल्स उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता था जो बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट बाई कंसेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की इच्छा से बननी चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट है वो वोटिंग से बननी चाहिए। ये सेकुलरिज्म में बिलीव करते थे। ये मानते थे कि सभी धर्म एक समान है और धर्म के बेसिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई रिलीजियस किसी से सुप्रीम नहीं है और कोई रिलीजियस किसी रिलीजियस से कम नहीं माना जाना चाहिए। ये सेकुलरिज्म में विश्वास रखते थे। अगला, ये मानते थे कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन से पार्लियामेंट इलेक्ट होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट की भी पावर है उसको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा गवर्न करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए। जैसा कि मतलब डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है कि एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और फिर उसमें लोग इलेक्ट होकर आते हैं और उनकी पावर को भी जुडिशरी लिमिट करता है। पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबरल्स आर नॉट डेमोक्रेट्स, एक्सप्लेन व्हाई। यानी लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे। वो डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं थे कि लिबरल्स वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट्स नहीं चाहते थे। जो लिबरल्स थे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं रखते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, ये मानता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं कंट्री में, मैन एंड वुमेन बोथ, उन्हें वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। पर लिबरल्स वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट नहीं चाहते थे, ये चाहते थे सिर्फ मैन को वोटिंग राइट मिले। तो यही बात इन्हें अलग करती है डेमोक्रेट्स से। डेमोक्रेट्स कौन होते हैं? जो डेमोक्रेसी चाहते हैं और जो सभी के लिए वोटिंग राइट्स चाहते हैं। तो ये बात करी हमने लिबरल्स की। ये चाहते थे गवर्नमेंट लोगों की इच्छा से बने, वोटिंग से बने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कंट्री सेकुलर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। इसके बाद आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स वो लोग थे जो चाहते थे कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी की इच्छा से बने, यानी कि कंट्री की जो मेजॉरिटी चाहती है उसकी इच्छा से गवर्नमेंट बने। ये जो ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। जो मतलब राजाशाही वाला गवर्नमेंट का रूल है, जो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रेडिकल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे। मतलब इन्हें लोग ये मानते थे कि लोगों ने मेहनत की कमाई है, उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उन्हें अपने पास रखना चाहिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे, पर ये चाहते थे कि जो
बहुत सारी प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन हो जाता है कुछ हाथों में। जैसे कि हर कंट्री में बहुत अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, ये उस चीज़ को फेवर नहीं करते थे। ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के मुट्ठियों में सिमट कर रह जाए। ये चाहते थे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए, सबके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश है तो उसमें बहुत कुछ अमीर लोग हों जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और कुछ पुअर लोग हों जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं है। जो रेडिकल्स थे ये वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट चाहते थे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग में बिलीव करते थे। तो फिर से एक बार रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट का रूल हो, वुमेन के लिए वोटिंग राइट चाहते थे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग में बिलीव रखते थे। ऑटोक्रेसी और मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो बाय बर्थ प्रिविलेज मिल जाते लोगों को, जैसे नोबल्स होते थे और जो बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, उनके जो बाय बर्थ प्रिविलेज थे कि जन्म होने के बाद ही उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार मिल जाते, ये उनके बिल्कुल भी खिलाफ थे। रेडिकल्स के बाद जो अगला ग्रुप ऑफ पीपल है वो है कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव कौन लोग थे? जो राजा के ज़्यादा सगे थे। इन्हें जो कंजर्वेटिव थे ये मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विश्वास रखते थे। ये मानते थे कि बस राजा ही देश को चला सकता है, लोगों के बस के नहीं है कि वो इलेक्शंस हो और फिर देश को चलाया जाए। तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो सोसाइटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना चाहते थे, ये मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही पसंद करते थे। जैसे कि राजा की जितनी भी फैमिली हो गई, जैसा कि हमने फ्रांस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी थी। रशिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो जार की फैमिली थी, जो ऐसे राजाशाही में जो लोग विश्वास रखते थे वो थे कंजर्वेटिव। पर फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने अपना माइंड थोड़ा ओपन किया और इन्होंने माना कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। पर ये तब भी मानते थे कि सोसाइटी में बहुत धीरे धीरे चेंज होना चाहिए और वो भी चेंज ज़्यादातर राजा की मर्जी से ही आना चाहिए, यानी कि ये मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही विश्वास रखते थे। और ये रेडिकल्स और लिबरल्स को अपोज करते थे, यानी कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध करते थे कि डेमोक्रेसी आए किसी कंट्री में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, ये पूरी तरीके से उसको विरोध करते थे। कंजर्वेटिव में कौन आता था? जो मंत्री हो गए, बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए, नोबल पीपल हो गए और राजा की जो भी फैमिली थी वो आती थी कंजर्वेटिव में। इसके बाद आते हैं डेमोक्रेट। तो डेमोक्रेट्स वही लोग हैं जो चाहते थे कि देश में डेमोक्रेसी हो, सबको वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले, मेंस को वोटिंग राइट्स मिले और रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पर इलेक्शंस भी हेल्ड हो। ऐसे लोग थे डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स के बाद आते हैं रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी, जैसे इंडिया में भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वैसे ही रेवोल्यूशनरी यूरोप में जो अराइज हो रहे थे। रेवोल्यूशनरी का मानना था कि जो 1815 तक का 1815 में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला आ रहा है, जो ऑटोक्रेसी चली आ रही है, जो मोनार्की चली आ रही है यूरोप के अंदर, जो राजाशाही और जो तानाशाही की सरकार है, इसको हमें बहुत जल्दी बदलना चाहिए। रेवोल्यूशनरी मानते थे कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हटाने के लिए अगर हमें वायलेंस का सहारा भी लेना पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, कितना भी वायलेंस करना पड़े, पर हमें इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाना है। बाई पावर हटाएं, बाई आर्मी की हेल्प हटाएं, कैसे भी हटाएं, हटाना है। रेवोल्यूशनरी का जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है गसिपी मजीनी का। गसिपी मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इनके बारे में हम डिटेल में अगले एक दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं। उसमें फिर देखते हैं कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था उसमें गसिपी मजीनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो गसिपी मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनर थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो गसिपी मजीनी से बहुत सारे दूसरे रेवोल्यूशनरीज ने भी इंस्पायर्ड ली इंडिया में, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी थे। तो ऐसे ही जगह जगह पर क्रांतिकारी आए जो मानते थे कि वायलेंस से भी सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है। तो रेवोल्यूशनरी का मकसद क्या था? इनका मकसद था जो मोनार्क और ऑटोक्रेसी है उसको हटाया जाए, जो 1815 तक जो यूरोप में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला आ रहा है उसको हटाया जाए। रेवोल्यूशनरी में अक्सर थे कौन? लिबरल्स और रेडिकल्स मिलकर ही रेवोल्यूशनरी बन गए थे, यानी जो चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो इलेक्शन से इलेक्ट हो, वही आगे चलकर फिर क्रांतिकारी बन गए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो कंजर्वेटिव थे वो लिबरल्स और रेडिकल के खिलाफ थे और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वही आगे चल के रेवोल्यूशनरी बन गए थे, यानी क्रांतिकारी बन गए थे। तो ये तो बात करी कि हमने यूरोप की पूरी सोसाइटी में किस किस तरह की आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी और कौन कौन से ग्रुप्स में लोग बट गए थे। इसके बाद करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज। तो इसके बाद यूरोप में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का राइज होना स्टार्ट हो गया था। जैसा कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में हम क्लास 10th में पढ़ते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में न्यू सेटअप का सेटअप होने लगा था, नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी थी। इंडस्ट्रीज के पहले क्या होता था? क्राफ्टमैन होते थे, लोग हाथों से चीज़ों को बनाते थे और सारा काम हाथों से होता था। पर इंडस्ट्रीज के बाद क्या हुआ? फैक्ट्री सेटअप होने लगी और वहाँ पर वर्कर्स काम करने लगे मशीन के ऊपर। तो सोशल चेंज इशूज फेस बाय वर्कर। तो इससे सोसाइटी में क्या चेंज आया? जब फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला तो उस टाइम पर वर्कर्स के पास कुछ पावर नहीं थी और वर्कर्स के पास अपने खुद के कुछ राइट नहीं थे।
लॉन्ग वर्किंग आवर 16-16 घंटे वर्कर्स को काम करना पड़ रहा था। चिल्ड्रन भी मतलब छोटे उम्र के जो बच्चे थे 10 से लेकर 14 साल के, वो भी फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे और कम वेतन पे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाया जा रहा था। जो वुमेन्स थी उनसे काम भी बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा था और मैन के कंपैरिजन में उन्हें वेजेस भी बहुत कम मिल रहे थे, वेतन उनका बहुत कम था और इनके पास कोई मतलब राइट्स भी नहीं थे और इनकी जो रहने की कंडीशंस थी, हाउसिंग कंडीशन बहुत पुअर थी, कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन इनके पास नहीं था। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में वर्कर्स वहाँ पे रह रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन था, इसलिए जो भी उन्हें काम मिल रहा था वो उसको कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो हुआ था तो फैक्ट्रीज उतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब ग्रोथ पे था, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन था। तो जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो यूरोप में बिगिन मतलब यूरोप में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म आइडिया अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850s का जो टाइम था, उस टाइम तक पूरे यूरोप में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी स्प्रेड हुई थी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फैल गई थी। लोग सोशलिज्म के ऊपर बात कर रहे थे कि सोशलिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए। व्हाट इज सोशलिज्म एंड वूवर सोशलिस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सोशलिज्म है क्या, जिसकी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। तो सोशलिज्म एक विचारधारा है। सोशलिज्म विचारधारा ये मानते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है वो एक सोशल रिसोर्सेस है, यानी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी का अधिकार नहीं है, बाय बर्थ किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है और जो भी प्रॉपर्टी है उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जैसे कि कोई मतलब सोशलिज्म का ये मतलब होता है कि जो नेशन की वेल्थ है उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। एंड वूवर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कौन थे? सोशलिस्ट वो थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। ये मानते थे कि भले ही वर्कर हो, मालिक हो, गरीब हो, पुअर हो, सबको बराबर प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। जो नेशन की पूरी वेल्थ है उसको सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा जाना चाहिए और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है यानी कोई एक पर्सन बहुत सारी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, ऐसे राइट्स को ख़त्म कर देना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। पहले तो डिस्कस करते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवादी प्रथा होती है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगा, फिर क्या होगा वो वर्कर्स से काम करवाएगा और वर्कर्स को बहुत थोड़ा ही मतलब वेतन देगा, उन्हें एक सैलरी देगा और मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रख लेगा। तो इस प्रॉब्लम का जो कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम थी जो यूरोप में फैली हुई थी कि इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं और उन्हें मिल रहा है कितना, बस इतना कि वो ब्रेड खरीद सकें और सर्वाइव कर सकें। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला वो निकाला कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव्स के अंदर ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाएंगी कि सभी वर्कर्स काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उस इंडस्ट्री के थ्रू उसको अपनी मेहनत के अनुसार आपस में बांट लेंगे, अपनी मेहनत और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर किसी फैमिली में मान लीजिए 5 मेंबर हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट रख लेंगे अपने पास, किसी फैमिली में कम मेंबर है तो वो थोड़ा कम प्रॉफिट रख लेंगे। तो कोऑपरेटिव क्या होते हैं? कोऑपरेटिव ऐसे एसोसिएशन हैं जो सोसाइटी के द्वारा गवर्न करे जाते हैं, सोसाइटी के द्वारा रन करे जाते हैं और इनका प्रॉफिट सोसाइटी अपने आप में आपस में बांट लेती हैं। कोऑपरेटिव की आज के एग्जांपल में बात करें तो जो अमूल इंडस्ट्री है दूध की, वो एक कोऑपरेटिव है। जैसे इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र में शुगर कैन की मिल है, वो भी कोऑपरेटिव है। वहाँ पर लोग काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। फिर कोऑपरेटिव के फील्ड में जो इनोवेशन आया, यानी जो पहले तो कोऑपरेटिव एक थ्योरी था कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो करा रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन ने यूएसए में एक इंडियाना नाम का शहर है, वहाँ पर न्यू हार्मोनी कोऑपरेटिव को सेटअप करा। इन्होंने दिखाया कि कोऑपरेटिव कैसे काम कर सकते हैं। इन्होंने न्यू हार्मोनी नाम के कोऑपरेटिव को सेटअप करा इंडियाना के शहर में, जो है यूएस में। किसने? रॉबर्ट ओवेन ने। और वहाँ पर क्या होता था, वर्कर्स काम करते थे और जो भी प्रॉफिट अर्न होता था वो उसको आपस में बांट लेते थे। पर जैसे कि लुइस ब्लैंक थे फ्रांस में, ये भी मानते थे कि जो कोऑपरेटिव हैं ये बड़े स्केल पर इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं आ सकते। मतलब अगर रॉबर्ट ओवेन जैसे कुछ और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहें कि वो कोऑपरेटिव सेटअप करके वर्कर्स की कंडीशन को चेंज कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, जो पूंजीवादी का सिस्टम है, इसको खत्म करना चाहिए और कोऑपरेटिव का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो दो तरीके के लोग हैं, एक तो रॉबर्ट ओवेन हैं जो चाहते हैं, मतलब जो अमीर हैं और वो चाहते हैं, मतलब उन्होंने खुद जिम्मा उठाया है कि हम कोऑपरेटिव बनाकर सोसाइटी को चेंज करेंगे।
दूसरी ओर लुइस ब्लैंक है जो कि फ्रांस के फिलोसोफर हैं, ये मानते थे कि मतलब गवर्नमेंट को ये जिम्मा लेना चाहिए, ये मतलब इंडिविजुअल की बस की बात नहीं है कि वो कोऑपरेटिव को सेटअप कर सके, गवर्नमेंट को ये जिम्मा लेना चाहिए कोऑपरेटिव को सेटअप करने का। इसके बाद आते हैं कम्युनिज्म थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। तो जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल थे ये जर्मन फिलोसोफर थे। तो जैसा कि अभी हम पूरे यूरोप को एक साथ लेके चल रहे हैं, अलग अलग नेशन की बात कर रहे हैं, जैसे यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ आती हैं, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, रशिया आता है, तो वैसे ही क्या हुआ, सोशलिज्म का आइडिया जर्मनी के अंदर भी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। जर्मनी के अंदर इसका नाम थोड़ा कम्युनिज्म हो गया। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म लगभग एक जैसी ही आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म जो शब्द है वो सोसाइटी से बना है, कम्युनिज्म जो शब्द है वो कम्युनिटी से बना है। तो कम्युनिज्म के अंदर भी सेम आइडियोलॉजी थी, बस कम्युनिज्म क्या हो गया था, थोड़ा और मॉडिफाइड हो गया था। सोशलिज्म के अंदर हम बात करते हैं कि जो लैंड है उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। कम्युनिज्म के अंदर 2-3 बातें और ऐड कर दी इन्होंने, कहा जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी वर्कर्स में बांट देना चाहिए और फैक्ट्रीज पर भी वर्कर्स का राइट होना चाहिए। तो कम्युनिज्म की या सोशलिज्म की मतलब एक ही बात हम मानकर चल रहे हैं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म को आप लगभग एक से बराबर ही मानिए। तो सोशलिज्म को आइडिया जो था वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर करा। ये क्या थे, जर्मन फिलोसोफर थे। मतलब फिलोसोफर क्या होते हैं, जो थ्योरीज में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज देते हैं। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल थे, इन्होंने किताबें लिखी अपनी और इनकी किताबों को फिर दूसरे नेशंस के लोगों ने पढ़ा और वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। अब बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या थ्योरी दी और उन्होंने क्या क्या बात करी। इन्होंने कहा प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो भी कैपिटलिज्म है, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं वर्कर्स की मेहनत से। वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉफिट को अर्न कर पा रहे हैं। इसलिए वर्कर्स को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है इसको खत्म करा जाए। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, यानी वर्कर्स ही इस कैपिटलिज्म के सिस्टम को खत्म कर सकते हैं, वर्कर को एक साथ आना होगा। एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है इसको वर्कर्स ही खत्म कर सकते हैं, वर्कर्स को एक साथ आना होगा और आवाज़ उठानी होगी। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी यानी कि ऐसी सोसाइटी जिसमें जो नेशन की वेल्थ है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सभी लोग अपनी मेहनत के अनुसार काम करेंगे और अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना प्रॉफिट ले लेंगे, यही सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर के लिए, यही सोसाइटी एक सस्टेनेबल सोसाइटी है। तो बेसिकली सोशलिज्म का मतलब क्या है कि सभी लोग अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे, यानी जैसे कि एक फैक्ट्री सेटअप हो गई, वर्कर्स अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे और उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार बांट लेंगे। जिसकी फैमिली बड़ी है वो थोड़ा ज़्यादा ले लेगा, जिसकी फैमिली छोटी है वो थोड़ा कम ले लेगा। तो ये बात हुई कम्युनिज्म की। इसके बाद करते हैं राइज इन द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी इसके सपोर्ट में धीरे धीरे और भी नेशंस में बात होने लगी, इस पे डिफरेंट पार्टीज फॉर्म होने लगी, यानी जो सोशलिज्म का आइडिया था वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होने लगा, बहुत ज़्यादा फैलने लगा। बाय द 1870s जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने अपनी 19th सेंचुरी की बिगिनिंग से ही यानी 1820 से 1850s के अराउंड अपनी थ्योरीज को देना स्टार्ट करा था। तो 1870s में सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेडेड ओवर द यूरोप। 1870s तक सोशलिस्ट का जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली सेकंड इंटरनेशनल। तो क्योंकि बहुत सारे नेशंस में सोशलिस्ट का आइडिया स्प्रेड हो रहा था तो आपस में जो सोशलिस्ट पीपल थे, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे, उन्होंने आपस में कोऑपरेट करने के लिए एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई। हर चीज़ क्या एक इंटरनेशनल सोसाइटी होती है कि बहुत सारे देशों में अगर किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो ऐसे ही उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। सेकंड इंटरनेशनल का काम क्या था कि सोशलिज्म के आइडिया को प्रमोट करा जाए और आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, जो डिफरेंट नेशन के अंदर सोशलिस्ट पीपल हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन। जो वर्कर्स थे जर्मनी और इंग्लैंड के, उन्होंने आपस में एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया। एसोसिएशन क्या, ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं वर्कर्स की अपनी पार्टी होती है, अपने इनके संघ होते हैं, इनके अपने ग्रुप होते हैं। तो इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने अपने एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया। सेटअप फंड्स रिड्यूस वर्किंग आवर। इन्होंने अपने फंड्स को सेटअप करा। फंड्स को सेटअप करे कि मान लीजिए कोई वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम है तो वो उसको हेल्प करते थे उस फंड से। और इन्होंने वर्किंग आवर को रिड्यूस करने के लिए भी जो अपनी डिमांड थी उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही जर्मन में जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी SPD। जर्मनी में एक सोशलिस्ट ने अपनी पार्टी फॉर्म करी, इसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी।
सिमिलरली ब्रिटेन में 1905 में एक पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियन लोग थे उन्होंने फॉर्म करी लेबर पार्टी। सिमिलरली फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई। कहने का मतलब यही है कि जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगा था। सोशलिस्ट अपनी पार्टीज को फॉर्म करने लगे थे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी फॉर्म कर लिया था। हालांकि पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पॉपुलर हो रहा था। हर कंट्री में, हर नेशन में लोग सोशलिज्म के आइडिया के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन 1914 तक किसी भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी ने कोई भी गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं करा था। इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, एक इंटरनेशनल यूनियन भी बना लिया था, लेकिन किसी भी नेशन में इनकी अब तक सरकार नहीं बनी थी। जो सरकार थी वो अभी भी ज़्यादातर तो कंजर्वेटिव लोग ही चला रहे थे, अभी राजाशाही चला रहे थे। और कहीं कहीं पर जहाँ पर रेवोल्यूशन आए थे तो वहाँ पर लिबरल्स और रेडिकल्स चला रहे थे। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो सोशलिस्ट के आइडिया को प्रमोट तो करते थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते थे। मतलब वो जैसे कि रेडिकल्स थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे, यानी ये सरकार चाहते थे कि लोगों की इच्छा से बने, पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में विश्वास रखते थे रेडिकल्स। जो सोशलिस्ट थे उन्हें 1914 के पहले किसी भी देश में सफलता नहीं मिली कि वो अपनी सरकार को बना सकें। जो इन्हें पहली सफलता मिली थी वो मिली थी रशिया में। पहली बार रशिया में सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों की सरकार बनी थी, इसलिए रशिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब हम बात करते हैं पूरी रशिया की हिस्ट्री को। रशिया की हिस्ट्री, जैसा कि किसी भी चैप्टर में हम किसी नेशन के बारे में बात करते हैं तो पहले बात करते हैं कि वहाँ पर राजा कौन था, वहाँ की सोसाइटी में कौन कौन से लोग रहते थे, किस रीजन के लोग रहते थे, वहाँ पर किस तरीके की किस तरीके की ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करा जाता था। तभी फिर हम वहाँ की जो सोसाइटी है उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो फिर बात करते हैं रशियन एम्पायर की। तो जो आज का रशिया, उस टाइम पर उसको रशियन एम्पायर बोलते थे। उसमें जो आसपास के बहुत सारे नेशन हैं वो भी आपस में जुड़े हुए थे, जो अब टूट चुके हैं। जैसे इंडिया को, अगर उस टाइम के इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इंडिया में इंक्लूड होता था, वो अब टूट चुके हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे रशिया को बोला जाता था रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर पर जो राज्य चलता था, जो रूल चलता था, वो था ज़ार निकोलस सेकेंड। जैसे फ्रांस में चलता था बर्बन डायनेस्टी का, और वैसे ही जैसे इंडिया में मान लीजिए राजा बोला जाता है, महाराज बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पर किंग को बोला जाता था ज़ार, TSAR, ज़ार। तो यहाँ पर जो शासन चल रहा था वो चल रहा था ज़ार निकोलस सेकेंड का। रशिया की बात करें तो रशिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी। हालांकि यहाँ पर दूसरे रिलीजन के भी लोग थे, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी कुछ लोग थे, और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे। ये बात हो गई रिलीजन के बेसिस पर कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ की रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थी। मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ पर कुछ रहते थे, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी थे। मेजॉरिटी हालांकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की थी। यहाँ पर रूल किसका था? यहाँ पर रूल था ज़ार निकोलस सेकेंड का। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी की। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी कि रशिया की इकोनॉमी कैसे चल रही थी और वहाँ की सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। तो जो रशिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो आज भी, मतलब उस टाइम तक भी एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती थी। इनकी जो 80% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। जो रशिया है, रशिया आप जान लीजिए आज के टाइम पर भी बाई एरिया सबसे बड़ा कंट्री है। तो रशिया के पास लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, तो वहाँ के लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते थे। रशिया उस टाइम पे एक मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था ग्रेन का, यानी जो फूड ग्रेन्स होते थे, जो अनाज होता था, वो मेजरली रशिया से ही दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करा जाता था। ये पूरे ब्रिटेन की डिमांड को रशिया ही अपने दम पर मिटा रहा था। यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ थे उसमें सप्लाई कर रहा था ग्रेन को। जो यहाँ के फार्मर्स थे तो वो अपने लिए खेती करते थे और दूसरे लोगों के लिए खेती करते थे, मतलब मार्केट में बेचने के लिए खेती करते थे। इंडस्ट्रीज ओनली सेटअप इन पॉकेट्स। जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉकेट यानी कि बहुत थोड़ी जगह पर देखने को मिली थी। मेनली इंडस्ट्री कहाँ पर थी इनकी? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही इनकी इंडस्ट्री सेटअप हो पाई थी। सिर्फ दो इंपॉर्टेंट इनकी जो कैपिटल्स वाली रीजन थे, जो मेन सिटीज़ थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये दो स्टेट, इनकी जो दो स्टेट का है या कहें तो कैपिटल का है या दो सिटी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बार बार हम जिक्र कर रहे होंगे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। अब तक हम कहने का मतलब यही है कि जो रशिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। इनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका अफेक्ट सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में देखने को मिला था। जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही सेटअप हुई थी। क्राफ्ट्समैन आज भी अवेलेबल थे, ज़्यादातर लोग आज भी हाथों से काम कर रहे थे, हाथों से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके बाद 1890s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का और ज़्यादा ग्रोथ हुआ तो फैक्ट्री सेटअप इंक्रीज हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इंक्रीज हुआ, रेलवे का नेटवर्क एक्सटेंड हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्री का जब सेटअप इंक्रीज हुआ, रेलवे का नेटवर्क वहाँ पर बढ़ने लगा,
तो इनकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और जो फैक्ट्री वाला सेक्टर था उसमें भी लोग आकर एम्प्लॉयमेंट लेने लगे, फैक्ट्री वाले सेक्टर में भी लोग काम करने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब फैक्ट्रीज का सेटअप इंक्रीज हो रहा था उसी ड्यूरेशन में जो रशिया की कोल की प्रोडक्शन थी वो डबल्ड हो गई और आयरन और स्टील की प्रोडक्शन थी वो क्वाड्रपल्ड हो गई, यानी जो कोल प्रोडक्शन था वो दोगुना हो गया और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन थी वो इनकी चौगुना हो गई। मोस्ट इंडस्ट्री वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी, रशिया में जितनी भी इंडस्ट्री थी वो ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी उनके ऊपर इंडिविजुअल का अधिकार था। जो रिच लैंडलॉर्ड थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने प्रॉपर्टीज को ओन कर रखा था। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर है, इनकी जो वर्किंग क्लास है, उसमें किस तरीके का डिवीजन देखने को मिलता है। नहीं, जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उसमें किस तरीके के लोग हैं। तो जो फैक्ट्री में वर्कर है वो स्किल के बेसिस पर डिवाइड है। जो मेटल वर्कर्स हैं, यानी जो मेटल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। दूसरे वर्कर्स हैं टेक्सटाइल वर्कर्स हैं। टेक्सटाइल वर्कर्स कौन होते हैं? जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो ये हालांकि स्किल के बेसिस पर डिवाइडेड है, फिर भी आपस में ये यूनाइटेड रहते थे। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 31% पॉपुलेशन है वर्कर की वो है वुमेन, यानी वुमेन्स में उस टाइम पे फैक्ट्रीज में भी काम कर रही थी और जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी 30% वुमेन्स थी। वुमेन्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? करनी पड़ रही थी, इनका जो वेज था वो मैन के कंपैरिजन में कम था और काम उनसे उतना ही करवाया जा रहा था। सेम क्वालिटी ऑफ काम के लिए इन्हें कम वेजेस मिल रहे थे। तो ये बात थी डिवीजन ऑफ लेबर की कि बाई स्किल्ड डिवीजन था लेबर का। 31% वुमेन्स एम्प्लॉयड थी और मेटल वर्कर्स की वैल्यू टेक्सटाइल वर्कर्स से ज़्यादा थी क्योंकि ये ज़्यादा स्किल्ड थे। वर्कर्स एसोसिएशन, इसके बाद क्या हुआ? रशिया में वर्कर्स के एसोसिएशन बनना स्टार्ट हो गए। उस टाइम पर क्या कर रहा था? फैक्ट्री जो थी, क्योंकि जैसे कि इनका स्टील और आयरन इंडस्ट्री थी, ये 4 गुना इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। तो कैसे बढ़ गई? क्योंकि वर्कर से 16 घंटे काम करवाया जा रहा था, वुमेन से काम करवाया जा रहा था, चिल्ड्रंस भी एम्प्लॉयड हैं, उन्हें वेजेस भी कम मिल रहे हैं और बिना बताए उन्हें नौकरी से निकाल देते थे। फैक्ट्री के मालिक अपनी पूरी मनमानी चला रहे थे। इन्हीं चीज़ों को फाइट करने के लिए वहाँ के वर्कर्स ने क्या करा? एसोसिएशन बनाना स्टार्ट करा। अपने एसोसिएशन बनाए, अपने आपस के ग्रुप बनाए, सारे वर्कर्स एक साथ आए। हालांकि जो मेटल इंडस्ट्री के वर्कर थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर थे, इनकी ड्रेस अलग होती थी, मतलब देखकर कोई बता सकता है कि ये इस इंडस्ट्री का वर्कर है। तो डिवीज़न था, पर तब भी वर्कर्स एक साथ आए और फिर उन्होंने क्या करा? स्ट्राइक्स को लीड करना स्टार्ट कर दिया। यानी कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस होती थी, बिना बताए अगर किसी मालिक ने किसी वर्कर को निकाल दिया है तो ये क्या करते थे? हड़ताल कर देते थे, स्ट्राइक कर देते। सभी वर्कर्स एक साथ जब स्ट्राइक करेंगे तो जो फैक्ट्री का मालिक है उसको फिर उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि फिर एकदम फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बिना वर्कर के तो वो तो चल नहीं पाएगी। स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली, तो जो स्ट्राइक्स थी वो फ्रिक्वेंटली होना स्टार्ट हो गए। लोग मतलब फ्रिक्वेंटली हड़ताल कर देते थे अगर उनकी कोई मांग नहीं मानी जाती थी जो मानने लायक होती थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो मेजर हड़ताल हुई, ये इंपॉर्टेंट है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक्स थी, जो हड़ताल थी, वो किस ड्यूरेशन में होना स्टार्ट हुई थी रशिया के अंदर? तो ये स्टार्ट हुई थी 1896 से लेकर 1897। 1896 से 1897 के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बार बार हड़ताल हो रही थी और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में हड़ताल होना स्टार्ट हो गई थी। स्ट्राइक्स क्यों होती थी? कि इनके खिलाफ जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही थी उसके अगेंस्ट में। इसके बाद बात करते हैं रशियन पीजेंट की, यानी रशिया के किसान किस तरीके के किसान थे। तो जो रशिया के पीजेंट हैं ये यूरोप के जो दूसरे पीजेंट थे, यूरोप के जो दूसरे किसान थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई रशियन पीजेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीजेंट ऑफ द यूरोप। ये क्यों डिफरेंट थे? कि ये जिस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे उसको बोला जाता था कॉम्यून मिर फार्मिंग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मिर फार्मिंग क्या है। तो मिर फार्मिंग क्या होता था? जो रशिया के पीजेंट थे उनके पास छोटे छोटे लैंड्स थे, तो बहुत सारे फार्मर अपने सारे लैंड को मिलाकर आपस में फार्मिंग करते थे और फिर जो भी प्रोडक्शन होती थी उसको आपस में बांट लेते थे। ये है एक सोशलिस्ट के आइडिया जैसा ही है। इसलिए रशिया के बहुत सारे लोग मानते थे कि जो रशिया के फार्मर्स हैं वो तो बॉर्न सोशलिस्ट हैं, क्योंकि वो मिलकर खेती कर रहे हैं और मिलकर फिर अपनी प्रोडक्शन को बांट लेते हैं। लेकिन ये यूरोप के दूसरे फार्मर की तरह मासूम नहीं थे। जैसे दूसरे फ्रांस के जो फार्मर थे वो तब भी मासूम थे। ये जो थे ये नोबल से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। नोबल कौन थे? जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और मतलब ये बार बार विद्रोह भी कर देते थे। इनके पास जो लैंड था उसका रेंट देने से भी मना कर देते और अगर नोबल्स इन पर कोई ज़बरदस्ती करना स्टार्ट करते थे तो उनका ये मर्डर भी कर देते। जो रशियन पीजेंट थे उन्होंने 1905 के ड्यूरेशन में कई नोबल्स की हत्या तक कर दी, उनका मर्डर तक कर दिया अगर उन्होंने ज़्यादा जोर जबरदस्ती से इनसे रेंट मांगा जो इनके पास लैंड है उसका।
तो ये बात करिए अपने रशियन पीजेंट की कि ये जिस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे उसको मिर फार्मिंग बोला जाता है, कॉम्यून फार्मिंग, यानी आपस में छोटे छोटे लैंड को मिला के फार्मिंग करते थे और फिर उससे जो प्रोडक्शन होती थी उसको आपस में बांट लेते थे। और ये नोबल से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और ये चाहते थे कि जो नोबल्स के बहुत बड़े बड़े लैंड हैं उन्हें पीजेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाए, यानी उन पर हमारा हक हो क्योंकि हम उस पर खेती करते हैं। और ये कभी कभी नोबल्स के साथ इनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, उन्हें रेंट देने से मना कर देते, यहाँ तक कि ये उनकी हत्या भी कर देते थे। 1905 में रशिया में कई हत्याएं हुई जो कि रशियन पीजेंट ने की हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सोशलिज्म इन रशिया, यानी कि रशिया में जो सोशलिज्म का राइज होना स्टार्ट हो गया था। 1940s के पहले रशिया में सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो थी वो मोनार्की थी, ऑटोक्रेसी थी। मोनार्की यानी एक राजा का रूल, ऑटोक्रेसी यानी कि राजाशाही थी। वहाँ पर जार निकोलस का राज चलता था। जार निकोलस सारी पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर देते थे। पर इसके बाद भी जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि रशिया में 1940 के पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी, पर 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी को फॉर्म करा गया। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी को फॉर्म करा गया और 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को फॉर्म करा गया। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को फॉर्म करा गया था, इसके लोग ये मानते थे कि जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट हैं, ये रियल सोशलिस्ट हैं, ना कि वर्कर्स। ऐसा ये क्यों बोलते थे? क्योंकि हमने जैसे डिस्कस करा कि जो फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे वो मिर फार्मिंग करते थे, यानी इन्होंने कहा कि ये लोग देखो अपने मन से ही एक साथ आकर काम करते हैं और जो भी प्रोडक्शन होती है उसको आपस में बांट लेते हैं। तो जो रशिया के पीजेंट हैं, जो रशिया के फार्मर हैं, ये असली बाई बर्थ सोशलिज्म हैं, ये बाई बर्थ सोशलिस्ट हैं और यही रशिया में सोशलिस्ट की मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। वर्कर्स उस मूवमेंट को लीड नहीं कर सकते। जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये वर्कर्स की पार्टी थी, जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी ये वर्कर की पार्टी थी, और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये थी मेजरली पीजेंट की पार्टी। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि जो नोबल्स का लैंड है उसको पीजेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और पीजेंट की हेल्प से हमें सोशलिस्ट की जो लड़ाई है उसको लड़ना चाहिए, सोशलिस्ट की मूवमेंट को लीड करना चाहिए। पर जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी ये मानती थी कि वर्कर्स असली सोशलिस्ट बन सकते हैं, वर्कर्स को ज़्यादा ज़रूरत है सोशलिज्म की, इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है कि जो फैक्ट्रीज़ का प्रॉफिट है वो लोगों में शेयर करा जाए और वर्कर्स ही सोशलिस्ट की मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। इनके जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, लीडर नहीं इनके अब तक जो मेंबर थे, इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे व्लादिमीर लेनिन। इनके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्होंने रशिया की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के जो एक मेंबर थे व्लादिमीर लेनिन, उनका मानना था कि रशिया में हर तरीके के पीजेंट हैं, सारे पीजेंट गरीब नहीं हैं, पुअर पीजेंट कुछ हैं, कुछ रिच पीजेंट भी हैं, कुछ पीजेंट तो ऐसे हैं जो कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है, यानी उनके पास इतना ज़्यादा लैंड है कि वो दूसरों को लैंड पे अपने काम करवाते हैं और ज़्यादातर प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। तो जो पीजेंट है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए सोशलिस्ट की मूवमेंट के लिए पीजेंट कभी एक साथ यूनाइट नहीं हो सकते, इसलिए वो क्लैश करते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फेवर करती थी पीजेंट को, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वर्कर्स की वो फेवर करती थी वर्कर को। तो जब व्लादिमीर लेनिन ने कन्फ्लिक्ट करा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी के साथ, इन्होंने कहा कि पीजेंट लीड नहीं कर सकते हैं, वर्कर ही लीड करेंगे। और जो व्लादिमीर लेनिन के बारे में थोड़ा जानते हैं, व्लादिमीर लेनिन जो थे ये एक बाई बर्थ मान लीजिए रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि जन्मजात क्रांतिकारी थे। जब ये यूनिवर्सिटी में थे तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कई स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कराए, कई स्ट्राइक को लीड कराए, उसके लिए इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। काफ़ी वर्ष ये जेल में भी रहे हैं और इन्होंने दूसरे रेवोल्यूशनरी के साथ कॉन्टैक्ट बनाए हैं। इंडिया में जो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे वो भी इनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन 19वीं सेंचुरी में आए और हमारे यहाँ जो रेवोल्यूशन हुई थी वो 20वीं सेंचुरी में हुई थी। जो हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे वो भी व्लादिमीर लेनिन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। तो व्लादिमीर लेनिन एक बाय बर्थ क्रांतिकारी थे, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पर्सन थे रशिया के अंदर। तो जो व्लादिमीर लेनिन थे इनका मानना था कि क्योंकि जार का राज है यहाँ पर इतनी ज़्यादा, मतलब सारी पार्टीज़ को ये लीगल डिक्लेयर करते हैं, तो हमें एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए जो बहुत टाइटली पैक्ड हो, यानी इसके अंदर जो मेंबर्स हों वो एक तो फुल टाइम वर्किंग मतलब फुल टाइम काम करते हों, सभी को हम पार्टी के अंदर नहीं लेंगे, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही पार्टी के अंदर लेंगे और पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो उतना ही करेंगे जितना लीडर्स उनको ऑर्डर कर देंगे।
इनकी ये आइडियोलॉजी थी। पर कुछ मेंबर्स थे जो इनकी इस आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखते थे। वो मानते थे कि जो पार्टी है उसको बहुत बड़ी पार्टी बनना चाहिए, मोबिलाइज पार्टी होना चाहिए, सबको इजाज़त होनी चाहिए पार्टी ज्वाइन करने की, सबको इजाज़त होनी चाहिए पार्टी छोड़ने की, और जो मेंबर्स हैं वो डिसएग्री भी कर सकते हैं लीडर के साथ, ऐसा नहीं है कि उन्हें लीडर की बात माननी ही पड़ेगी। तो जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी इसमें आपस में ही एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट होने लगा था, और फिर ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी आपस में टूट गई, दो ब्रांचेस में टूट गई। जैसे कि इंडिया में भी जैसे कांग्रेस है वो दो ब्रांचेस में टूट गई थी। जब इंडिया की नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब जो लीडर्स थे वो भी दो ग्रुप में टूट गए थे, गरम दल नरम दल। तो उसी तरह से इनकी वर्कर पार्टी भी टूट गई, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनकी पार्टी टूटी थी वो दो ग्रुप में टूट गई थी। एक टूटी थी बोल्शेविक, दूसरी टूटी थी मेंशेविक। जो बोल्शेविक थे इसके जो लीडर बने थे वो बने थे व्लादिमीर लेनिन, और जो मेजर लीडर्स थे यानी कि जो मेजर मेंबर थे वो गए थे बोल्शेविक के साथ यानी कि व्लादिमीर लेनिन के साथ। दूसरी जो बनी थी मेंशेविक, इसके जो लीडर थे वो थे जूलियस मार्टोव। तो जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी ये दो पार्टीज में टूट गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। बोल्शेविक के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, मेंशेविक के लीडर थे जूलियस मार्टोव। जो बोल्शेविक थे ये मानती थी कि पार्टी एकदम टाइटली पैक्ड होनी चाहिए, क्योंकि जार की निगाहें रहती हैं, इसलिए पार्टी में सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स को ही आने की इजाज़त देंगे, और जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको उतना ही करना होगा जितना लीडर्स उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये वेट कर रहे थे एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशंस के लिए। और जो मेंशेविक थे वो दूसरे एंड पर मानते थे पार्टी मोबिलाइज होनी चाहिए, सबको आने की इजाज़त होनी चाहिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी छोड़ सकता है, और पार्टी को पूरी एक नेशन वाइड पार्टी बनानी चाहिए। और जो मेंशेविक थे वो मानते थे कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, एक कैंपेन करवाएंगे, लोगों को मतलब मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे रेवोल्यूशन के लिए। तो बोल्शेविक और मेंशेविक की विचारधारा अलग अलग हुई और ये आपस में टूट गई। इसके बाद क्या हुआ, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी मतलब जो अब टूट चुकी है, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर चलाना स्टार्ट करा, अपने मोबिलाइज्ड वर्कर्स बनाए, यानी कि एक यूनिटी बन गई आपस में। और टाइम टू टाइम जो रेगुलर स्ट्राइक होने लगी, जो डिसिप्लिन स्ट्राइक होती थी, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक होती थी, वो करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए अगर कोई गलत प्रैक्टिस होती है किसी वर्कर के साथ तो एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्राइक होती थी कि डेट डिसाइड करके, टाइम डिसाइड करके बोल देते थे हड़ताल, और सभी वर्कर्स हड़ताल पर बैठ जाते थे। इसके बाद बात करते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 ब्लडी संडे। तो यहाँ से रशिया में क्रांति की स्टार्ट हो रही है। तो 1905 में क्या हुआ, दिसंबर के टाइम पे 1905 में जो वर्कर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और उनका वेज सेम रहा। तो उनका जो रियल वेज था वो 20% डिक्लाइन हो गया। रियल वेज क्या होता है, मान लीजिए किसी को 100 रुपये मिल रहे हैं और उस 100 रुपये से वो 20 रुपये किलो अगर आटा आता है तो 5 किलो आटा ले पाता है। अब आटा मान लीजिए 30 रुपये किलो हो गया है तो उतने ही पैसे से कम आटा खरीद पाएगा। तो जो उनका रियल वेज था वो लगभग 20% डिक्लाइन हो गया, यानी कि वो बहुत कम सामान खरीद पा रहे थे, उनकी परचेसिंग पावर बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वेज उनका बढ़ नहीं रहा था, सेम रह रहा था, इसलिए महंगाई बढ़ रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होना अराइज हो गई थी। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1904 में एक आयरन की फैक्ट्री थी, उसके मालिक ने 4 वर्कर को किन्हीं कारणों से निकाल दिया, 4 वर्कर को फायर्ड कर दिया बिना कोई स्पेशल रीज़न के। जो दूसरे वर्कर थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप उन्हें वापस हायर कर लीजिए, पर उन्हें हायर नहीं करा गया। जो वर्कर्स थे वो कौन थे, वर्कर एसोसिएशन के मेंबर ही थे, असेंबली, रशियन असेंबली के मेंबर थे, जो वर्कर्स की पार्टी थी, जो वर्कर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके मेंबर थे। इसके बाद क्या करा, एक स्ट्राइक घोषित कर दी, एक स्ट्राइक को अनाउंस कर दिया कि वर्कर स्ट्राइक करेंगे। लगभग 1,10,000 वर्कर ने पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक कर दी और उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, फादर गैपोन, ये एक नाम इम्पोर्टेंट है। जो फादर गैपोन थे चर्च के, इन्होंने कहा वर्कर को, मतलब इन्होंने वर्कर्स को लीड करा, ये वर्कर के टुकड़े को लीड करा और इन्होंने कहा कि हम जार के पास चलेंगे और जार से बात करेंगे, जार के सामने ये मतलब बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है और जार हमें कोई एक सॉल्यूशन देंगे। तो फादर गैपोन ने इस प्रोटेस्ट को लीड करा और वो विंटर पैलेस की तरफ चल दिए। विंटर पैलेस क्या है, विंटर पैलेस मान लीजिए राजा का महल है जिसके अंदर जार निकोलस सेकंड रहते थे। जब ये उसके तरफ जा रहे थे विंटर पैलेस के तरफ, तो जो पुलिस थी और कैसोक थे, कोसैक कौन थे, कोसैक थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वॉरियर्स जो कि राजा के लॉयल थे। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की यहाँ पर पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, तो इनके वॉरियर थे, जैसे कि सेना होती है, सेना का एक सेनापति होता है, तो ये राजा की एक सेना थी जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन की थी और राजा की सगी थी, मतलब बिल्कुल राजा की बात मानने वाले थे। और पुलिस, तो राजा ने को मतलब कुछ संदेह हुआ कि लोग विद्रोह करने आ रहे हैं, रिवोल्ट करने आ रहे हैं, तो राजा ने ऑर्डर दे दिया और जो पुलिस थी उसने जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और इस फायरिंग में लगभग 100 वर्कर्स की डेथ हो गई और लगभग 300 वर्कर्स इंजर्ड हो गए।
इस डे को बोला गया ब्लडी संडे, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्कर्स की मौत हो गई, इतने ज़्यादा वर्कर्स घायल हो गए। इसके बाद क्या हुआ, पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक्स होना स्टार्ट हो गई, लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी, यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाना बंद कर दिया। मिडिल क्लास पीपल थे, जो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने एक यूनियन ऑफ यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इंक्रीज हो गई, यानी कि उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की डिमांड बहुत ज़्यादा नेशन में इंक्रीज हो गई। पूरे नेशन में प्रोटेस्ट होने लगा, पूरा जो रशिया था वो अब उबलने लगा। जब जार निकोलस सेकंड ने देखा कि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो फिर उन्होंने वहाँ के लोगों की बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, एक इलेक्टिव कंसल्टिव पार्लियामेंट की इजाज़त मैं देता हूँ, यानी कि ऐसी पार्लियामेंट जिससे मैं सलाह मशवरा करूँगा पर रूल मैं अभी भी करूँगा। वहाँ के लोग इस बात पर एग्री हो गए और डूमा को इलेक्ट करा गया, डिसमिसल ऑफ डूमा। डूमा क्या है, जो रशियन पार्लियामेंट है उसको डूमा बोला जाता था, जो जर्मन पार्लियामेंट है उसको बोला जाता था रेस्टैग, जो रशिया की पार्लियामेंट है उसको डूमा बोला जाता था। तो ये कोई स्पेशल बात नहीं है। डूमा क्या है, डूमा इनकी रशियन पार्लियामेंट का नाम है, बस इतना है। तो डूमा की इजाज़त दे दी और जो पहले इलेक्शंस हुए उसमें लोग इलेक्ट होकर आए। इसमें कौन लोग इलेक्ट होकर आए, मेजॉरिटी इसके अंदर थे लिबरल्स और रेडिकल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स कौन थे, जो चाहते थे कि मोनार्की को हटा दिया जाए। तो बात बात पर इनके जार निकोलस सेकंड के साथ क्लैश होने लगे, जार की जो नीतियां थी उन पर ये सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया। जाहिर सी बात है जार को ये बात पसंद नहीं आएगी, जार निकोलस सेकंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी कोई पावर पर क्वेश्चनिंग करे। इसी के चलते उन्होंने जो पहली डूमा थी, जो पहली इलेक्टेड असेंबली थी, उसको 75 दिन में ही डिसमिसल कर दिया और फिर 3 महीने बाद, उन 3 महीने के अंदर फिर दोबारा इलेक्शन हुए और सेकंड डूमा इलेक्टेड होकर आई। कुछ समय बाद उन्होंने सेकंड डूमा को भी डिसॉल्व कर दिया, सेकंड डूमा को भी डिसमिसल कर दिया, क्योंकि उनकी क्लैशेस हो रहे थे। फिर जार ने एक थोड़ा चालाकी से काम किया और उन्होंने जो वोटिंग रूल्स थे उसको चेंज कर दिया और उसने इंश्योर करा कि जो थर्ड डूमा इलेक्टेड होकर आए उसमें मेजॉरिटी कंजर्वेटिव्स लोग हों। जैसा कि कंजर्वेटिव के मैंने बताया था, ये कंजर्वेटिव कौन थे, जो राजा को सपोर्ट करते थे, जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो जार ने इलेक्शन के रूल कुछ इस तरीके से चेंज करे कि उसमें ज़्यादातर लोग कंजर्वेटिव इलेक्ट होकर आ गए, बहुत कम लोग ही बचे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, ताकि उसकी जो पावर है उस पर कोई क्वेश्चनिंग ना करे। तो ये था डिसमिसल ऑफ डूमा के इलेक्टेड, जो 1905 की रेवोल्यूशन हुई जिसमें इतने वर्कर्स मारे गए। उसके बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, जार एग्री हो गया एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंसल्टेटिव असेंबली के लिए और डूमा को इलेक्ट करा गया। पर पहली डूमा को 75 डेज के अंदर डिसमिसल कर दिया गया। सेकंड डूमा आई 3 महीने के अंदर, फिर री इलेक्शन हो गए, उसको भी डिसमिसल कर दिया गया। और जो थर्ड डूमा आई उसमें ज़्यादातर उसने कंजर्वेटिव मेंबर्स को इलेक्ट करवा लिया वोटिंग रूल्स को चेंज करके। तो जो डूमा थी उसकी पावर अब बहुत कम हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, 1905 के बाद जैसे हम जानते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, यानी कि जानते हैं कि रशियन का उसमें क्या रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट हुआ था सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रियाँ थी, सेंट्रल पावर में हमारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑटोमन टर्की जैसी कंट्रियाँ फाइट कर रही थी सेंट्रल पावर में। और एलाइड पावर में कौन फाइट कर रहा था, एलाइड पावर में फाइट कर रहा था फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और बाद में इन्हें 1917 में ज्वाइन कर लिया था यूएस ने। अब हम बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, जो क्योंकि रशिया का जो मेन वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हालांकि इनका जो मेन वॉर था वो था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ। तो पहले तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया के लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और उन्होंने जार को पूरा सपोर्ट करा ये वॉर फाइट करने के लिए। इनकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट थी। पर फिर धीरे धीरे क्योंकि वॉर जर्मनी के खिलाफ हो रहा है तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए, लोगों की जर्मनी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत उबलने लगी। इस नफरत का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ के लोगों ने पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये एक जर्मन वर्ड है। जैसे उर्दू वर्ड होते हैं, अरबिक वर्ड होते हैं, जैसे इंडिया में भी कुछ जैसे सिटीज़ हैं उनके नेम बदल दिए जाते हैं, क्योंकि पुरानी हिस्टोरिक उनकी वैल्यू है कि ये किसी एक क्रूर शासक के नाम पर रखे हुए देश हैं, गुलामी का प्रतीक है, तो इनको हम बदल देते हैं। तो उसी तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर कर दिया गया पेट्रोग्रेड। जो सेंट पीटर्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल थी रशिया की, यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्री थी, इसका नाम बदल के पेट्रोग्रेड कर दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये एक जर्मन वर्ड था। तो ये एक सिंबल है कि लोग जर्मनी से कितना नफरत करना स्टार्ट कर चुके थे। और क्या हुआ, जो जार निकोलस की वाइफ थी, जो वहाँ की रानी थी, वो जर्मन ओरिजिन की थी, यानी उनका बर्थ जर्मनी में हुआ था। तो लोग रानी के प्रति भी एक नफरत का रवैया रखने लगे थे। और जो राजा के एडवाइज़र थे वो भी राजा को बहुत गलत तरीके की एडवाइस दे रहे थे। जो मेनली इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है रेस्पुतनिक का।
जो राजपुतनिक थे इन्होंने राजा को बहुत गलत एडवाइस थी। इसके चलते जो ऑटोक्रेसी थी, जो राजाशाही थी, वो लोगों के बीच में अनपॉपुलर हो रही थी। लोग राजा को थोड़ा थोड़ा नफरत करना यहाँ से शुरू कर चुके थे, क्योंकि उनकी रानी भी जर्मन है, उनके जो एडवाइज़र हैं वो भी उन्हें गलत एडवाइस दे रहे हैं, और राजा जो है वो डूमा से बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं ले रहा था, क्योंकि उसने डूमा की पावर बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। तो ये बात हुई कि जर्मन के प्रति लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बदल चुके थे, बहुत ज़्यादा एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हो चुके थे। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंडीशन ऑफ आर्मी ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, यानी कि जो रशिया की आर्मी थी ये दो फ्रंट पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फाइट कर रही थी, वेस्टर्न फ्रंट एंड ईस्टर्न फ्रंट। जो वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मी फाइट कर रही थी ये ट्रेंचेस की हेल्प से वॉर को फाइट कर रही थी। ट्रेंचेस क्या होती हैं? खाई, यानी कि ज़मीन में जो गड्ढे होते हैं, खाई होती हैं, उनकी हेल्प से छुप छुप कर वॉर को फाइट कर रही थी, तो ये ज़्यादा सेफ थे। पर जो ईस्टर्न फ्रंट की आर्मी थी इसको सीधा सामना करना पड़ रहा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी का। तो 1914 से लेकर 1916 का जो वार चला उसमें जो ईस्टर्न फ्रंट की आर्मी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी से डिफीट हो गई, और 1917 तक लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटी हो चुकी थी। जो रशिया की आर्मी थी लगभग 70 लाख इनके सोल्जर मारे जा चुके थे। और जो ईस्टर्न फ्रंट पर जो आर्मी डिफीट हुई थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की, जब जो सोल्जर इनके बचे थे इन्होंने वापस रशिया में लौटना स्टार्ट किया, तो इन्होंने क्या किया, जो रास्ते में जो भी क्रॉप्स थे और जो बिल्डिंग्स थे उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ही नेशन की क्रॉप और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया कि अपने ही कंट्री की क्रॉप्स और वॉर बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वॉर मूव था, वॉर डिप्लोमेसी थी। ये ऐसा इन्होंने इसलिए करा कि जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी घुसेगी अब रशिया के अंदर, उसको खाने के लिए और रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो इन्होंने क्योंकि क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दी, रेलवे उखाड़ दिया, तो जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी थी वो रशिया के अंदर अगर आएगी भी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्रॉप नष्ट हो चुकी है, बिल्डिंग नष्ट हो चुकी है, रेलवे को पूरा उखाड़ दिया गया है। तो वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आर्मी का ये काफ़ी अच्छा एक कदम था, काफ़ी अच्छा एक डिप्लोमेसी थी, काफ़ी अच्छा मूव था। पर जो आम लोग वहाँ पर रहने वाले थे उनका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ। लगभग 3 मिलियन पीपल रशिया के अंदर ही शरणार्थी बन गए, रेफ्यूजी बन गए। शरणार्थी कौन होते हैं? जिनके पास खुद का घर नहीं होता है, प्रॉपर ऑक्यूपेशन नहीं होता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं और दूसरे जगह पर जाकर उन्हें शरण लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। तो 3 मिलियन पीपल रशिया के अंदर ही रेफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए, क्योंकि रशिया की आर्मी ने वहाँ की क्रॉप और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी सर्वाइव ना कर पाए। तो इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि 3 मिलियन पीपल रेफ्यूजी बन गए, 7 मिलियन पॉपुलेशन जिनकी कैजुअलिटी यानी कि मारी गई रशिया की। तो इसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिले रशिया की सोसाइटी पर? पहला तो इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि रशिया की जो मेन वर्किंग क्लास थी, जो वर्किंग एज के पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा मारे जा चुके थे। और जो लोग फैक्ट्रीज़ में भी काम करते थे, वर्किंग क्लास थी, वर्किंग एज के पीपल थे, अब उन्हें आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आर्मी में लोगों की शॉर्टेज हो रही थी। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन आर्मी में चली गई तो फिर लेबर की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई रशिया के अंदर, फैक्ट्रीज बंद होना स्टार्ट हो गई जगह जगह पर। जो छोटी फैक्ट्रियाँ थी, जो छोटे वर्कशॉप्स थे, वो पूरी तरीके से बंद हो गए, और जो बहुत ज़्यादा अनाज था, बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स थे, वो चले गए आर्मी की भूख को मिटाने के लिए, आर्मी की सप्लाई करने के लिए। तो इनके यहाँ जो फूड शॉर्टेज थी वो भी बहुत ज़्यादा अराइज हो गई, लेबर शॉर्टेज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अराइज हो ही गई थी। तो ऐसे में इनकी जो आर्मी थी और इनके कॉमन पीपल थे, अब वो इस वॉर को फाइट नहीं करना चाहते थे, उनका बिल्कुल मतलब मन हट चुका था इस वॉर से। और अब वो एक जो ऑटोक्रेट थे, जो जार थे, उनके खिलाफ एक नफरत उनके मन में डेवलप होने लगी थी, और वो चाहते थे कि अब ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक नई रेवोल्यूशन जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट को देखने को मिलती है, फरवरी रेवोल्यूशन। और उसके बाद फिर हम आगे का चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।